अचानक इधर उधर घूमने लगी और एक दूसरे की बाहों में लिपटे और चूमते हुए बहुत सारे लड़के और लड़कियों के जोड़ों पर पड़ने लगी। तभी मेरी नजर थोड़ी ही दूर पर गई, जहां शेन बुयू हंसते हुए अपने दोनों हाथ फांग जुन की गर्दन में डाले हुए थी और वो भी बड़े प्यार से उसकी तरफ नीचे देख रहा था। फिर उसने झुककर उसे चूम लिया, लेकिन इससे पहले कि मेरा दिल टूटता या दर्द का एहसास होता, अगले ही पल हमारे सिर के ठीक ऊपर लगा हुआ एक भारी लोहे का झूमर अचानक खिसक गया और फिर वो बड़ी तेजी से सीधा उस फांग जुन के ऊपर गिरने लगा। शेन बुयू ने एकदम बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और उसने पूरी ताकत लगाकर उस फांग जुन को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, लेकिन झूमर का भारी किनारा फांग जुन के सिर के पीछे रगड़ खा गया। ये देखकर उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो घबराते हुए फांग जुन को तुरंत अपने साथ वहां से घसीटकर ले जाने लगी, ताकि वो उसे पार्किंग में ले जाकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा सके। और इसी बीच मेरे ऊपर भी एक दूसरा झूमर आकर गिर गया। उसका दर्द इतना भयंकर था कि मैं वहीं पर बेहोश होने ही वाला था। एक बहुत ही भले इंसान ने मुझे भी अस्पताल पहुंचा दिया। यह खतरनाक हादसा जितनी अचानक से हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया और इसमें हमें से बस कुछ ही लोग शामिल थे। भैंस की आंख अभी घर पर बिस्तर में पड़े रहने वाला आराम खत्म ही हुआ था कि मुझे फिर से अस्पताल में पड़े रहना पड़ा और मैं अभी अपने वार्ड में ठीक से लेट भी नहीं पाया था कि तभी शेन बुयू धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आई। उसका चेहरा गुस्से से इतना काला पड़ चुका था और वो मुझे इस भयानक नजर से घूर रही थी जैसे कि वो अभी मुझे एकदम जिंदा चबाकर ही खा जाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, फांग शियू, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली है। तुमने क्लब के स्टाफ को रिश्वत दी थी और पूरी प्लानिंग करके जानबूझकर उस झूमर के तार को ढीला करवाया था ताकि तुम फांग जुन को मार सको। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? वो बोली, तुम्हारे अलावा और कौन उस फांग जुन के लिए अपने दिल में इतनी ज्यादा नफरत रख सकता है? फांग शियू, सच में मैंने तुम्हें समझने में बड़ी भूल कर दी। मैंने कहा, जब मैंने ये नहीं किया तो नहीं किया। शेन बुयू, तुम्हें इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। लगता है जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती तुम सच नहीं उगलोगे। ये कहते हुए उसने गुस्से में अपना फोन बाहर निकाला और तुरंत किसी को कॉल लगा दिया। वो फोन पर बोली कि फांग परिवार के दूसरे छोटे बेटे फांग शियू पर जानबूझकर हमला करने का शक है। किसी को भेजो और इसे उठाकर कुछ दिनों के लिए हवालात में बंद कर दो ताकि ये सुधर जाए और सारा नशा उतर जाए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे चेहरे पर हैरानी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में ऐसा करने वाली है। वो मुझे सलाखों के पीछे डलवाने के लिए अपनी ताकत लगाने वाली थी। तो फिर मेरे चोट खाने का क्या ही फायदा हुआ? इसके तुरंत बाद ही वर्दी वाले लोग अस्पताल के कमरे में धमक पड़े। डॉक्टर के लाख मना करने और मेरी गंभीर चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो मुझे जबरदस्ती वहां से उठा ले गए। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी जिंदा नर्क से बिल्कुल भी कम नहीं थे। वहां मैंने बहुत भयानक टॉर्चर सहा। मुझे लगा जैसे सेल में बंद लोगों को कुछ खास आदेश दिया गया था। वो लोग मुझे हर मुमकिन तरीके से बुरी तरह परेशान कर रहे थे। उन्होंने मुझे जमकर पीटा और लातें मारी। कुछ दिनों बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कोई मुझे आसानी से पहचान भी नहीं सकता था। मेरा शरीर गहरे घावों से भरा था और मैं बस किसी तरह जिंदा बचा था। जिस चीज ने मुझे उस नर्क से रेंगते हुए बाहर निकलने की हिम्मत दी, वो फोन पर आया एक मैसेज था। मेरा वीजा आखिरकार पास हो गया था। मैंने तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और सीधा विला की तरफ वापस चल दिया। मैंने अपना सामान उठाने और जल्दी से एयरपोर्ट भागने का पूरा प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो गई जो अभी अभी पूरा वर्ल्ड टूर करके और सारी सच्चाई जानकर वापस लौटा था। मेरा जिगरी दोस्त शिन लू हैंग, जो ये सब सुनकर जल्दी में मेरे पास भागता हुआ आया था। मुझे इस भयानक हालत में देखकर उसका चेहरा एकदम उदास हो गया और वो बहुत ज्यादा गिल्ट में भर गया। वो लगातार मुझसे माफी मांग रहा था। उसने बहुत दुखी होकर कहा, फिंग शियू, मुझे माफ कर दे भाई, ये सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। उस वक्त मुझे अपनी चचेरी बहन का पुराना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ही तुम्हें भड़काया था ताकि तुम जाकर उस लड़की को लाइन मार सको। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार फेंग जुन था। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने देता, भले ही मेरी जान चली जाती। मैंने कहा, तुम खुद को दोष मत दो, जो हुआ सो हुआ, मैं उसे भुला चुका हूँ और अब मेरा विदेश जाने का एकदम पक्का प्लान है। शायद अब मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ये सुनकर शिन लू हैंग एकदम चौंक गया और उसने मुझे फौरन रोकते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा, यार प्लीज मत जा, तू बस इसी देश में मेरे साथ रुक जा। मैं हर हाल में तेरी रक्षा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरे पास खाने के लिए निवाला रहेगा उसमें हमेशा तेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। मैंने कहा कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके लिए मैं रुकूं। फिर वहां से निकलने से पहले मैंने एक आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा, उस घर की तरफ जिसमें मेरे बचपन की सारी यादें बसी थी और जिस पर अब मेरे बाप ने अपनी नीच रखेल और नाजायज बेटे के साथ पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। वो वहां बेशर्मों की तरह रह रहे थे। मैंने गैसोलीन निकाला जो मैंने पहले से तैयार रखा था और नौकरों के गिड़गिड़ाने को पूरी तरह से एकदम नजरअंदाज कर दिया और बिना भाव दिखाए उसे हर तरफ छिड़क दिया। फिर मैंने माचिस जलाई और सीधा आसमान को छूती हुई तबाही की भयंकर आग लगा दी। पुरानी सारी फालतू यादों को दफनाकर मैंने अपना आखिरी सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े एकदम कड़क एटीट्यूड में निकल लिया। शिन लू हैंग मुझे अपनी गाड़ी में सीधा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। वो पूरे रास्ते भर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता रहा और बोला कि मुआवजे के नाम पर वो अपना पूरा लग्जरी कारों का गैरेज मेरे नाम कर देगा, पर मैंने बस अपना सिर हिलाकर उसे सीधा मना कर दिया। मैं एकदम चिल होकर कार की खिड़की से आराम से टिक गया। वैसे शियाओ फिंग, मैं तुम्हें एक कड़क बात बता दूं, भले ही मेरे पास कोई बहुत तगड़ा टैलेंट ना हो, पर मेरी इस बवाल और कातिलाना शक्ल के दम पर जब तक मैं चाहूं मुझे आगे हमेशा सिर्फ एक से बढ़कर एक बेहतरीन लोग ही मिलने वाले हैं। हमारे एकदम हैंडसम फेंग बाबू को जो भी चाहिए वो उसे मिल सकता है। एयरपोर्ट पहुंचते ही शिन लू हैंग ने मुझे कसकर गले लगा लिया और मुझे बिल्कुल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी लगातार रोते हुए माफी मांग रहा था। मुझे उसका नेचर पता है, मैं उसे बिल्कुल दोष नहीं देता, इसमें उसकी रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है। मैंने एकदम प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। फिर उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ हाथ हिलाया और पलटकर सीधा चेकिंग पॉइंट की तरफ एकदम फुल चौड़ में चल दिया। शिन लू हैंग बेबस होकर मेरी परछाई को कॉरिडोर में गायब होते देखता रह गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो वहां कितनी देर तक एकदम सुन्न होकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसने हिम्मत जुटाकर शिनयू का नंबर डायल किया। फोन बहुत देर तक लगातार बजता रहा और काफी इंतजार के बाद फाइनली उस पार से वो कॉल उठा ही लिया गया। कजिन शिन लू हैंग की आवाज एकदम कड़क थी। मुझे पता है कि तू फेंग शुन को पसंद करता है, पर तू और शियाओ पिछले 3 सालों से एक साथ ही तो रह रहे हो ना। वो हमेशा के लिए जा रहा है और कभी नहीं आएगा। क्या तेरे पास उसे विदा करने का भी टाइम नहीं है? ये सुनते ही कॉल पर एकदम श्मशान जैसी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद शिनयू की आवाज आई, तूने अभी क्या बकवास की? आखिर कौन चला गया है? उसने बुरी तरह से भड़क कर जवाब दिया, फिंग शियाओ चला गया है बे।
फेंग शियाओ देश से बाहर जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा और इस सबका जिम्मेदार तू है बे। क्या तू पूरी तरह से खुश है? मेरे प्यारे कजिन शिन लुहेंग लगभग चिल्लाते हुए बोला और फिर उसने बहुत जोर से फोन को पटक कर सीधा काट दिया। रिसीवर से फोन कटने की तेज आवाज आ रही थी, पर शिन लू अभी भी फोन अपने कान से लगाए हुए अपनी ही जगह पर एकदम सुन्न सा खड़ा हुआ था। फेंग शियाओ हमेशा के लिए चला गया, वो विदेश चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सारे शब्द मिलकर उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह भयंकर वार कर रहे थे। उसने गुस्से में अपना माथा सिकोड़ा और अपना फोन वापस टेबल पर जोर से पटक दिया। फिर उसने अपने सामने रखे हुए उस मर्जर के सबसे जरूरी कागजातों पर दोबारा से फोकस करने की भारी कोशिश की, पर वो सारे घने शब्द और नंबर्स अब उसकी फटी आंखों के सामने किसी पागल चींटियों के झुंड की तरह रेंग रहे थे। उस बंदे के लिए कुछ भी दिमाग में घुसाना एकदम नामुमकिन था। उसका सुन्न पड़ा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होकर बार बार उसी एक सीन को दोहरा रहा था। वो नजर जो मैंने उससे उस डिटेंशन सेंटर में घसीटे जाने से ठीक पहले दी थी। उसने एकदम चिढ़कर अपनी टाई को ढीला किया, फिर अपनी जगह से खड़ा होकर उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास चला गया। किसी को नहीं पता कि वो बाहर कितनी देर तक घूरता रहा। अचानक उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और लंबे डग भरते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। फिर वो लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ जाने लगी। उसने तुरंत एयरपोर्ट डायरेक्टर का प्राइवेट नंबर डायल किया और बोला, जल्दी चेक कर कि फेंग शियाओ आखिर कौन सी बाहर जाने वाली फ्लाइट में बैठा है। बिना वक्त बर्बाद किए वो एकदम गोली की खतरनाक रफ्तार से सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागा। वहां का मैनेजर पहले से ही डर के मारे कांपता हुआ सामान के साथ उसके इंतजार में बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने तुरंत अभी निकाली गई वो जानकारी उसके हाथ में थमाई और बोला कि डायरेक्टर शेन मिस्टर फेंग पेरिस जाने वाली उस XX 108 फ्लाइट में है। वो प्लेन पूरे 20 मिनट पहले ही यहाँ से उड़ चुका है। ये सुनते ही शेन बयू के कदम एकदम से रुक गए। उसने सिर उठाकर उस बहुत बड़ी सी फ्लाइट की जानकारी वाली स्क्रीन की तरफ देखा। उस FX 108 फ्लाइट के स्टेटस बोर्ड पर साफ तौर पर हरे रंग के वो 3 एकदम कड़क और ठंडे अक्षर चमक रहे थे, जा चुका है। वो उस शोर शराबे और भसड़ वाले हॉल में एकदम मूर्ति की तरह सुन खड़ा रहा। उसके कानों में अलग अलग भाषाओं में हो रही अनाउंसमेंट्स लगातार गूंज रही थी। सूटकेस के छोटे पहियों के घिसटने की वो तेज आवाज और यात्रियों की फालतू की बकबक और उनकी हंसी गूंज रही थी कि तभी अचानक से उसकी जेब में रखा हुआ फोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर फेंग शुन का नाम चमकने लगा। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस अंदर खींच ली। उसने कॉल तो उठा लिया लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मेरा सिर अभी भी थोड़ा भारी लग रहा है। क्या तुम अभी भी बिजी हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर पहले का टाइम होता तो वो सब कुछ वहीं छोड़कर तुरंत उसके पास भाग कर जाता, लेकिन इस वक्त वो बस उस फ्लाइट की टिमटिमाती लाइट को ही घूर कर देख रहा था, जो अभी खिड़की के बाहर रात के उस घने अंधेरे आसमान में गायब हुई थी। वो काफी देर तक खामोश रहा और फिर फाइनली उसने एक हल्की सी आवाज में जवाब दिया, मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब वो फाइनली अस्पताल के भारी VIP वाले वार्ड में पहुंचा तो फेंग शुन अपने बेड के हेडबोर्ड से एकदम आराम से टिका हुआ था। उसका वो चेहरा थोड़ा फीका और उतरा हुआ सा लग रहा था, लेकिन उसे अंदर आते देखकर उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकती हुई स्माइल आ गई और शेन बयू चुपचाप से उसके बेड के पास बैठ गया। उस फेंग शुन के बिना रुके लगातार होने वाली बकबक को बस सुनता रहा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। फेंग शुन ने उसकी उस अजीब सी खामोशी को बहुत तेजी से भांप लिया। बिना कोई फालतू शब्द बोले बड़ी चालाकी से पूछा, क्या तुम उस फेंग शियाओ को लेकर टेंशन ले रहे हो? मैंने डैड से सब कुछ सुन लिया है। वो विदेश चला गया है, पर इस बार उसने सच में सारी हदें पार कर दी हैं। अपना दिमाग साफ करने के लिए विदेश का चक्कर लगाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। एक बार जब वो इस लोचे को अच्छे से समझ लेगा तो शायद वो वापस आ जाए। अब उसके बारे में कोई फालतू बात नहीं करते हैं। इस पर फेंग शुन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि उसके गहरी नींद में सो जाने के बाद शेन बयू ने फिर से अपना फोन निकाल लिया था। उसकी उंगली एक पल के लिए फोन की स्क्रीन के ऊपर ही हवा में झूलती रही और फिर फाइनली उसने असिस्टेंट की चैट विंडो खोली और उसमें एकदम कड़क सी एक लाइन टाइप कर दी, फेंग शियाओ की विदेश की सारी हरकतों और उसके फालतू कांडों पर अपनी एकदम पैनी नजर रखना और मुझे हर हफ्ते की पूरी रिपोर्ट भेजना। पर जैसे ही उसकी उंगली सेंड वाले बटन को दबाने ही वाली थी, बुई अचानक रुक गई और सोचने लगी कि वो क्या कर रही है। वो फंग तो बस एक खिलौना है, क्या वो नल्ला सच में इतना भाव खाने लायक है? उसने अपनी एक उंगली के इशारे से ड्राफ्ट किए गए उस फालतू मैसेज को तुरंत डिलीट कर दिया। बाहरी दुनिया के नल्लों को लगता था कि जुन के साथ उसका जीवन एकदम परफेक्ट और बवाल मजे से भरा हुआ है। सबको यही लगता था कि वो दोनों एकदम रापचिक और तगड़े कपल हैं। एक हैंडसम लड़का और खूबसूरत लड़की जिन्हें देखकर सबकी जल जाती थी। उसने भी एक अच्छी बंदी होने का अपना सारा फर्ज एकदम कड़क तरीके से निभाया, साथ खाना खाना, काम पर जाना और उन सभी फालतू सोशल पार्टियों में जाना जो उस चवन्नी छाप के लिए जरूरी थी। लेकिन सिर्फ उसे ही पता था कि बाहर से परफेक्ट दिखने वाली ये पूरी जिंदगी अंदर से कितनी ज्यादा झंड और बोरिंग है, जैसे सच में उसका माथा ठनका हो। अपने ऑफिस की उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के पास फाइल्स पढ़ते हुए वो अक्सर ख्यालों में खो जाती थी और याद करती थी कि कैसे पुराने दिनों में मैं चुपके से उसके पास पहुंच जाता था। जब वो सबसे ज्यादा बिजी होती थी तो मैं पीछे से आकर उसे गले लगा लेता था और जानबूझकर उसके कान में अपनी सांसें छोड़कर उसका सारा काम और सिस्टम हैंग कर देता था। प्राइवेट जेट में सफर करते हुए उसकी नजरें अपने आप उस छोटे से बाथरूम की तरफ चली जाती थी, जब मैं फाइनली उसे एक मोटे कंबल में लपेटकर बाहर निकालकर अपनी बाहों में लाता था। उसका छपरी बॉयफ्रेंड अभी भी बिना यकीन के कुछ बड़बड़ा रहा था। मेरे साथ बिताए हुए ये सारे पुराने यादों के भूत बार बार सामने आकर उसका दिमाग दही कर रहे थे और उसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहे थे। वो जिनको उसी महंगे प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में ले गई जहां हम दोनों अक्सर जाया करते थे और जहां खाना खाने के लिए महीनों पहले से अपनी बुकिंग करानी पड़ती थी। वहां की डिशेज अभी भी एकदम लाजवाब थी और माहौल भी पूरी तरह से कड़क था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना खाना खा रही थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अचानक उसे मेरी याद आ गई। मैं हमेशा उसकी नजरें चुराकर बड़ी फुर्ती से उसके बाउल से वो स्वादिष्ट डिश छीन लेता था जिस पर उसकी नजर होती थी और जो असल में बिल्कुल भी तीखी और मसालेदार नहीं होती थी। आखिर में अपना तीखापन मिटाने के लिए मैं हमेशा उसी के कप से पानी पीता था और फिर पूरे ओजी एटीट्यूड और भौकाल के साथ कहता था कि जो तेरा है वो मेरा है और वो खाना भी मेरा है। मेरे साथ वाला वो खाना हमेशा पूरी भसड़ और शोर से भरा होता था, जबकि उसके सामने रखा हुआ ये फैंसी खाना एकदम शांति और बोरियत से भरा हुआ लग रहा था। वहां सिर्फ बर्तनों के टकराने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी और एक ऐसी अजीब सी शांति छाई थी जो सच में उस बेचारी का पूरा दम घोट रही थी। रात के समय उसे हमेशा बिस्तर के अंदर वाली साइड पर सोने की बहुत पक्की आदत थी।
और गहरी नींद में आधी जगी हुई हालत में उसके हाथ अपने आप ही मेरी तलाश में दूसरी तरफ चले जाते थे। उसने जो छुआ वो भले ही थोड़ा बहुत गर्म था, लेकिन वो शरीर एकदम गलत था, उसका तापमान भी गलत था और उसमें वो धधकती हुई आग और कड़क वाली जोशीली फीलिंग बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। उस नल्ले की महक भी एकदम गलत थी, उसमें मेरे शरीर की वो नेचुरल खुशबू बिल्कुल नहीं थी, और यहाँ तक कि उसके सोते हुए सांस लेने की वो धीमी आवाज भी पूरी गलत थी। मैं हमेशा सोते समय बहुत ज्यादा उछल कूद करता था और गर्माहट ढूंढने वाले किसी छोटे से जानवर की तरह नींद में ही उसका पूरा का पूरा कंबल अपनी तरफ खींच लेता था। मैं आधी नींद में ही उसकी बाहों में घुस जाता था। अचानक बुयू ने अपनी आंखें खोली और उसके दिल में उस फंग के लिए बहुत ही खतरनाक वाली नफरत और गुस्सा भर गया। वो तुरंत झटके से उठी और बिस्तर छोड़कर वहां से जाने लगी। फिर बोली, तू चुपचाप सो जा, मुझे अभी अचानक याद आया है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम और अर्जेंट फाइल निपटानी है। बस इतना बोलकर उसने उस बेवकूफ नल्ले जुन के हैरान चेहरे को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया और सीधे अपने स्टडी रूम के अंदर जाकर दरवाजे को एकदम जोर से अपने पीछे बंद कर लिया। उससे अब कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेला रहना था, खुद को शांत करना था और अपने दिमाग में बार बार आ रही मेरी उस साफ तस्वीर को जड़ से बाहर निकालना था। ठीक एक हफ्ते के बाद एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बड़ी बिजनेस पार्टी में बुयू और वो जुन साथ में गए, वहां खड़े हर एक इंसान को लग रहा था कि वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल हैं। बुयू को वो पूरी फालतू पार्टी एकदम दिमाग दही और बहुत बोरिंग लग रही थी। तभी अचानक उस दावत में एक अमीर बाप के बड़े लड़के ने जानबूझकर उस नल्ले जुन को अपना निशाना बनाया और उसके लिए फालतू पंगे खड़े कर दिए। लेकिन उस पट्टू जुन ने बस डरकर मदद के लिए बुयू की तरफ देखा। पहले के पुराने समय में बुयू को हमेशा ही यही लगता था कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, इसलिए उसे सपोर्ट करने के लिए पीछे खड़े रहने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ठीक इसी वक्त उसे अचानक से मेरी बहुत याद आ गई कि अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं सीधा अपने गिलास की पूरी शराब उस फालतू लड़के के मुंह पर फेंक कर मारता और फिर एकदम भौकाल के साथ चिल होकर बोलता कि सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया था। इन दोनों के बीच का ये भयंकर फर्क देखकर वो खुद भी हैरान थी। तभी अचानक से एक अमीर परिवार का फालतू और बदतमीज लड़का वहां अपना टेंशन दिखाते हुए आ पहुंचा, जिसकी बाई परिवार के साथ पहले से ही बहुत पुरानी और खतरनाक वाली दुश्मनी चल रही थी। और वो सीधा उसके पास आकर ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हारा उस पंग के साथ ब्रेकअप हो गया और वो विदेश में मजे कर रहा है, क्या पनौती है? मैं भी उसका स्वाद चखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फालतू बकवास पूरी कर पाता, बुयू ने बिना कुछ भी सोचे समझे उस छपरी इंसान के चेहरे पर एक बहुत ही जोर का तमाचा जड़ दिया। वो सामने वाला लुक्खा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम जोर से चीखा और सीधा जमीन पर जाकर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी नाक से तेजी से खून की धार बहने लग गई थी। वहां का पूरा माहौल एकदम सुन्न पड़ गया था और सबकी हवा टाइट हो गई थी। हर कोई फटी आंखों से उस खतरनाक बवाल को देख रहा था। बुयू ने नीचे जमीन पर पड़े रोते हुए उस लूजर को घूरा और बोली, तू खुद को समझता क्या है? तेरी औकात क्या है? इतना कहकर उसने उस गिरे हुए कचरे और वहां खड़े सभी हैरान लोगों की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दिया और जाते जाते गुस्से में सिर्फ एक बात बोली कि अपनी जुबान पर लगाम रखना। और फिर वहां खड़े सुन उस फट्टू जुन का हाथ पकड़कर वहां से पूरे भौकाल में निकल गई। अपनी पूरी जिंदगी में ये एकदम पहली बार था जब उसने इतने बड़े और जरूरी पब्लिक इवेंट में अपने दिमाग का कंट्रोल इस तरह से खो दिया था। और ये सब बवाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि किसी दो कौड़ी के इंसान ने मेरे बारे में फालतू बात बोल दी थी। घर जाते वक्त गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था। वो जुन अंदर से पूरी तरह डरा हुआ लग रहा था। बहुत देर की अजीब शांति के बाद उसने डरते हुए बुयू से कहा, मेरी मम्मी ने आज फिर से कॉल किया था कि हम दोनों शादी का क्या प्लान कर रहे हैं। बुयू ने सिर दर्द के मारे अपना माथा रगड़ा और एकदम इग्नोर मारने वाले टोन में उससे कहा, कंपनी में कई सारे विदेशी लेवल के मर्जर्स और तगड़े एक्विजिशन के काम चल रहे हैं और वो सब बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। मैं अभी बहुत बिजी चल रही हूँ, इन सब बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रात को काफी देर गए। बुयू अपने स्टडी रूम में बिल्कुल अकेली बैठी थी और उसने अपने फोन में छिपा कर रखी हुई एक पुरानी और सीक्रेट गैलरी खोली। उसके अंदर बस एक